आप सभी स्टूडेंट आज के क्लास में पढ़ने जा रहे हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेशन नंबर, और साथ ही साथ आपको आज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के कैलकुलेशन के बारे में भी सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। विद इन 30 सेकेंड आप कोऑर्डिनेशन नंबर का नॉलेज हमेशा के लिए अपने माइंड में रख सकते हैं, सिर्फ 30 सेकेंड। और वो 30 सेकेंड स्टार्ट होता है किसी भी एटम के अराउंड जितने कॉन्टेक्ट में स्पेयर होते हैं, बस उसकी संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जल्दी बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप पहली बार आज कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़े और 30 सेकंड में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ गया। किसी भी स्फीयर के अराउंड जितने स्फीयर कांटेक्ट में होते हैं उसकी संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ये कोऑर्डिनेशन नंबर आपने 2 डायमेंशन में अभी स्टडी किया, आपको 3 डायमेंशन और 1 डायमेंशन में भी कोऑर्डिनेशन नंबर बताया जाएगा। आपने जो डिफिनेशन लिखा जरा उसके एक एक वर्ड पर ध्यान दीजिए। द नंबर ऑफ एटम और स्फीयर व्हिच आर इन कांटेक्ट विद एनी स्फीयर इज कॉल्ड, यानी जिस स्फीयर के बारे में आप सोच रहे हैं वो जितने स्फीयर से कांटेक्ट में होता है उसकी संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर का स्टडी अभी आपने जो किया वो 2 डायमेंशन में स्टडी किया, और 2 डायमेंशन में 2 तरह का पैकिंग में स्टडी किया। आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में 2 प्रकार का होता है, एक हेक्सागोनल और एक स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जब देखें तो एक स्फीयर 4 स्फीयर को कांटेक्ट कर रहा है, मतलब कांटेक्ट में है, टच कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपने 4 बोला। और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर आपने 6 बोला हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। थोड़ा सा आप लोगों को 1 डायमेंशन में ले चलते हैं। ध्यान से देखा जाए कि यहाँ पर केवल एक लाइन में बॉल को अरेंज किया गया है, और आपसे हम कहें कि आप केवल इस बॉल पर ध्यान दीजिए और जल्दी से कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, तो सिर्फ 2 बता पाएंगे क्योंकि एक आगे और एक पीछे। कोऑर्डिनेशन नंबर आप समझ चुके, तो अभी आप 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में समझ गए। अब हमारा प्रयास रहेगा कि आप 3 डायमेंशन में भी कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे इस क्लास में पहली बार 3 डायमेंशन में भी कोऑर्डिनेशन नंबर अच्छे से समझ लें। तो स्टूडेंट यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं, यहाँ पर आप ध्यान देंगे 3 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर का स्टडी आप कर रहे हैं। यहाँ पर लेयर के ऊपर लेयर है, परत के ऊपर परत है, ध्यान देना होगा। ये 2D में नहीं है, केवल एक लेयर नहीं है, सिंगल लेयर, ये 4-5 लेयर है। तो यहाँ पर आप इस स्फीयर पर आप अपना ध्यान लगा रहे तो आपको 4 स्फीयर से तो कांटेक्ट में नज़र आ ही रहा है। थोड़ा सा ये भी देखिए उसके पीछे वाला लेयर का भी बॉल कांटेक्ट में है, और इसके जैसा एक आगे भी लेयर होगा। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ कितना काउंट होगा 6 काउंट होगा। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर आपने 3D में स्टडी किया, ये 3D में कोऑर्डिनेशन नंबर का स्टडी आपने किया, और जिस भी स्फीयर पर आप देखेंगे वो 6 स्फीयर के कांटेक्ट में होगा। अभी हम लोग आगे भी कोऑर्डिनेशन नंबर का बात करते रहेंगे। ठीक है, तो सारा चीज़ आपका डिटेल आएगा सामने, और आप यहाँ देख सकते हैं। आप सामने से वही चीज़ है जो हम समझाना चाह रहे थे आप लोगों को। लगभग 6 स्फीयर के कांटेक्ट में रहेगा, लेयर बाय लेयर ये है, इसलिए आज का मेन क्लास डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के लिए है। ध्यान दिया जाए, आज के क्लास में आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। आपको बता दें कि डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन 2 चीज से होता है, एक मास से और एक वॉल्यूम से। अगर हम लोग यूनिट सेल का मास निकाल लें और वॉल्यूम निकाल लें तो दोनों का रेशियो हमको दे देगा डेंसिटी। तो हमारा पूरा फोकस 2 चीज पर रहेगा, एक मास पर और एक वॉल्यूम पर। तो आप सभी स्टूडेंट यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मूल कॉन्सेप्ट का एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, और वो कॉन्सेप्ट है एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट। एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट
इक्वल 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। तो ध्यान देंगे, ये जो स्टेटमेंट है इसको 2-3 एग्जाम्पल पर हम समझा रहे हैं। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास, सपोज दैट सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, तो 23 को 23 ग्राम आप लिखेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए 23 ग्राम ऑफ सोडियम इक्वल 6.022 10 पावर 23 एटम्स होगा। अगर आप यही स्टेटमेंट कैल्शियम के लिए लिखना चाहते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है। तो कैल्शियम के लिए 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम 6.022 10 पावर 23 एटम्स होगा। अगर यही बात पोटेशियम 19 का बल्कि 39 जिसका एटॉमिक मास होता है, तो 39 ग्राम ऑफ पोटेशियम इक्वल 6.022 इन 10 पावर 23 एटम्स। तो हम आपको इस स्टेटमेंट के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं, जिस एलिमेंट का आप बात करेंगे उसके एटॉमिक मास को आप ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो 6.022 10 पावर 23 एटम्स कंटेन करेगा। लास्ट एग्जांपल, फास्फोरस का एटॉमिक मास 31 है, तो आप सभी स्टूडेंट स्वतः समझ जाएंगे अब आज के बाद कि 31 ग्राम फास्फोरस में एटम की संख्या 6.022 10 पावर 23 होगी। अब इस सारे स्टेटमेंट को उल्टा करके अपोजिट साइड से बोलना है। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, सोडियम के इतने एटम का मास 23 ग्राम होगा, कैल्शियम के इतने एटम का मास 40 ग्राम होगा, पोटेशियम के इतने ही एटम का मास, फास्फोरस के इतने ही एटम का मास 31 ग्राम होगा। अगर ये सारा एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से समझे तो एक क्वेश्चन जो आपको एक ट्रिक देगा सुपर फास्ट स्पीड से समझने के लिए, फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड द वेट ऑफ, फाइंड द वेट ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, 1 एटम ऑफ सोडियम, फाइंड द वेट ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम। और आप सभी स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं सोडियम का एटॉमिक मास। तो सोडियम के लिए आप सभी स्टूडेंट क्या कह सकते हैं कि सोडियम के इतने एटम का मास, यानी कि सिंस 6.022 × 10 पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम इक्वल 23 ग्राम। तो जरा ध्यान देंगे, इतने एटम का मास 23 ग्राम है, देयरफॉर 1 एटम का, 1 एटम का क्या हो जाएगा 23/6.022 10 पावर क्या ग्राम। ये आपने क्या निकाला है, सोडियम के 1 एटम का मास। अगर आप हमारे इस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखे हैं तो बताइए कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, तो उसके 1 एटम का मास 40/022 10 पावर। अगर फास्फोरस 31 होगा तो जब 1 एटम का मास आप बता सकते हैं तो आप कितना भी एटम का मास फुल स्पीड में बता सकते हैं। अगर हम बोल दिए कि सोडियम के 10 एटम का मास तो × 10 हो जाएगा। अगर हम बोल दिए कि मान लीजिए लिथियम जिसका एटॉमिक मास 7 होता है और विदिन 1 मिनट आपको 35 एटम का मास बताना है, बताइए समझ में आ रहा है। तो जब इतना कैपेसिटी हो गया समझने का, तो अब आप इस टॉपिक को पढ़ने लायक हो गए हैं। आप पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। बोर्ड पर ध्यान बनाए रखिए, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। बोर्ड पर ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट। इस यूनिट सेल के एज का लेंथ हमने मान लिया ए। क्या मान लिया ए। तो एक यूनिट सेल इसका एज लेंथ हमने ए मान लिया।
तो हम आपसे पूछ दिए कि यूनिट सेल क्यूबॉइडल है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, एक ही। तो वॉल्यूम तो इसी तरह हम लोग डिफाइन कर लिए। दिक्कत बस मास में है, हमको डेंसिटी निकालना है, मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे सामने आ गया तुरंत, हमको केवल मास के लिए मेहनत करना है, मास समझना है कैसे कैलकुलेट होगा यूनिट सेल का मास। तो हमारा बात ध्यान से सुनेंगे, इधर उधर थोड़ा सा भी मत कीजिए, ध्यान दीजिए। यहां पर आपको बता दें कि यूनिट सेल एक खोखला जाल है, मतलब वैकेंट नेट है, इसका अपना कोई मास नहीं है। मास एटम के प्रेजेंट होने के कारण होता है। यूनिट सेल का मास एटम के मास के इक्वल माना जाता है। यूनिट सेल का अपना कोई मास नहीं है। यूनिट सेल के कॉर्नर पर, फेस पर, बॉडी में जो एटम प्रेजेंट होते हैं उसके कारण मास होता है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ जो एटम प्रेजेंट है उसका एटॉमिक मास m है, तो आप लोग के पास कैपेसिटी हमने दे दिया है कि इसके एक एटम का मास m बाई 6.02 जिसको एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, तो हम लिखेंगे Na। वही लिखे हैं 6.02 ही लिखे हैं, लेकिन उसके जगह पर क्या लिखे हैं, तो ये सिंगल एटम का मास है, एक एटम का मास है। हमको नहीं पता है कि ये FCC है कि BCC है कि ECC है कि सिंपल क्यूबिक है। अगर पता है कि FCC है तो इंटू 4 टोटल एटम का मास निकल गया। अगर हमको पता है कि BCC है तो इंटू 2, अगर सिंपल क्यूबिक है इंटू 1। क्या आप समझ पा रहे हैं? ध्यान से फिर से सारा बात सुनिए। जो एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, जो एटम, उसका एटॉमिक मास हमने m माना। तो हमने अभी तुरंत सिखाया है कि एक एटम का मास निकालने के लिए एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, और जैसे ही डिवाइड करेंगे तो एक सिंगल एटम का मास आ जाएगा। और हमको अगर पता है कि ये FCC है तो 4 एटम लेकर आएगा, BCC है तो 2 एटम लेकर आएगा, अगर सिंपल क्यूबिक है तो 1 एटम लेकर आएगा, इंड सेंटर्ड है तो 2 एटम लेकर आएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल मास हो जाएगा, और ये है वॉल्यूम, दोनों का रेशियो लगाएंगे, डेंसिटी निकल जाएगा। तो जल्दी से बताइए, अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो हमने ये जो मास का कैलकुलेशन किया है वो कैसे किया है, थ्योरेटिकल बताइए। टोटल मास ऑफ यूनिट सेल हमने कैसे ये कैलकुलेशन किया। मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम इनटू टोटल नंबर ऑफ एटम। मास ऑफ वन एटम हो गया m बाई, और अगर BCC है तो 2 से, ECC है तो 2 से, अगर FCC है तो 4 से। हमको पता ही नहीं है कि कौन CC है, तो हम मान लिए कि एटम की संख्या है Z। एटम की संख्या क्या मान लिया हमने, तो ये हो गया टोटल मास ऑफ यूनिट सेल, ये हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो सारा खेल स्टार्ट हो गया। डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम बोला जाए। डेंसिटी का एक्सप्रेशन आपके सामने आ चुका है। और अब हम कंडीशन अप्लाइड कर दिए, Z इक्वल देन डेंसिटी इक्वल फाइनल फार्मूला फॉर BCC, Z इक्वल फाइनल फार्मूला। और अब आप सभी स्टूडेंट एकदम सिस्टम में बढ़िया से डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का एक एक लाइन समझ लीजिए दोबारा। लेट एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इक्वल A, टोटल नंबर ऑफ एटम्स total number of atoms in unit cell equal Z. Molar mass of atom which present in unit cell M. Density of unit cell equal mass of unit cell upon, तो mass of unit cell equal mass of one atom into total number of atom। क्या आप समझ पा रहे हैं इसको? Where Na equal
अब दोनों का बारी बारी से हम लाएंगे। वॉल्यूम पहले ला दिए, उधर मास आ गया था। देन डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, यहाँ पर जो आपने कैलकुलेशन किया था टोटल मास का, और यहाँ आपने कैलकुलेशन कर दिया वॉल्यूम का। डेंसिटी और वॉल्यूम का रेशियो दे दिया हमको क्या, डेंसिटी। फॉर FCC Z इक्वल 4 रखकर आपने सॉल्व किया। फॉर BCC Z इक्वल 2, फॉर सिंपल क्यूबिक Z इक्वल 1, फॉर ECC Z इक्वल 2। दिक्कत? अगर आप सभी स्टूडेंट को जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं अच्छा लगा ये वीडियो लेक्चर, तो आप जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।